दोस्तों नमस्कार, मैं रौनक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी के इस वीडियो में। दोस्तों 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संसद में एक ऐसे बिल को पेश किया है जिसको लेकर राजनीतिक भूचाल मच गया है। विपक्ष इसका भारी विरोध कर रही है, पुरजोर विरोध कर रही है और विपक्ष के अलग अलग नेता इसे गलत, गैर लोकतांत्रिक और विपक्ष के एक नेता ने तो इसे असंवैधानिक तक का करार दे दिया है। क्या है ये बिल, क्या कहा गया है इस बिल में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ साथ इस बिल का नाम क्या है, तो इस बिल का नाम है संविधान संशोधन का 130वां बिल। ठीक है, अगर ये लागू हो जाएगा तो क्या बदल जाएगा। इसके साथ साथ ये बिल 3 अलग अलग इलाकों पर पूरे भारत में और भारत के ही अंतर्गत आने वाले यूनियन टेरिटरीज और जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि यूनियन टेरिटरीज और जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग अलग कानून बनाने की क्या जरूरत पड़ी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश का संविधान सुप्रीम लॉ होता है, इससे ऊपर कोई नियम, कोई कानून नहीं होता है। तो जब देश का संविधान सबसे बड़ा होता है तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए हमें अलग से नियम बनाने की, अलग से कानून बनाने की क्या जरूरत है, और अगर उसमें हमारी संविधान की भूमिका है तो क्या है, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का मामला और यूनियन टेरिटरीज को समझेंगे हम। और जम्मू एंड कश्मीर को 2019 से पहले संविधान के तरफ से जो स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान था, उसके अंतर्गत इसको क्या क्या छूट दिए गए थे या क्या क्या अधिकार दिए गए थे, आप ये भी जानेंगे। और उन अधिकारों को इससे वापस ले लेने के बाद क्या बदल गया है, आप ये भी समझेंगे। विपक्ष का इस पे क्या कहना है, विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है, क्या कह रहा है, ये मैं सब बताऊंगा। केजरीवाल का नाम इसमें क्यों आ रहा है, और सेंथिल बालाजी जो कि तमिलनाडु के मंत्री रह गए हैं, उनका भी नाम इसमें आ रहा है कुछ हद तक। तो समझेंगे इन सारी बातों को। सबसे पहले अगर आप समझें कि इस बिल में क्या कहा गया है, तो उसके पहले आप ये समझें कि 130वां बिल कहने का मतलब क्या है। अगर आपको याद हो तो संविधान में अब तक केवल 106 बार संशोधन किए गए हैं। तो जब 106 बार संशोधन किए गए हैं तो संविधान संशोधन का 130वां बिल का मतलब क्या है। तो 130वां बिल कहने का मतलब यह है कि यह संविधान को संशोधन करने के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से संविधान में जब संशोधन करने की बारी आती है तो उसके लिए एक बिल लेकर के आया जाता है, जो लोकसभा से पास होती है, राज्यसभा से पास होती है, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो बिल एक्ट में बदल जाती है और उसे लागू कराना होता है। लेकिन 130वां बिल कहने का मतलब क्या है कि इस देश की संसद में अब तक संविधान संशोधन से रिलेटेड 130 बिल, अगर ये बिल पास हो जाता है ये बात की बात है, होता है नहीं होता ये बात की बात है, लेकिन 130वां बिल है, यानी 129 बार अब तक देश की संसद में संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई ना कोई बिल पेश किया गया है। ठीक है, और जिसमें से 106 बार बिल को कानून में बदला गया है, मतलब वो कानून बन गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ बिल की संख्या बताता है ना। आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि 106 बार कानून बनाया गया है तो ये क्या, ये सिर्फ बिल की संख्या बताता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 3 अलग अलग इलाकों पर लागू होने का मतलब क्या, पूरे भारत के विभिन्न राज्यों, बिहार, यूपी समेत बहुत सारे राज्यों पर लागू हो रहा है, सारे राज्यों पर लागू हो रहा है। यूनियन टेरिटरीज पर लागू होता है और जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होता है। तो समझिए, यूनियन टेरिटरीज पर लागू होने के लिए, चूंकि पूरे भारत में लागू अगर इसे करना है, अगर ये बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो संविधान संशोधन का 130वां संशोधन होगा। और इसके साथ साथ अगर ये यूनियन टेरिटरीज में, देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर ये उनमें लागू होगा, अगर ये कानून बन जाता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज 1963 में संशोधन करके लागू होगा। तो मतलब यही जो एक्ट है ना, यही जो नियम है, यही जो किताब है, जैसे हमारे पूरे भारत को चलाने के लिए संविधान एक किताब है जिसमें अलग अलग नियम दिए गए हैं, अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, अलग अलग बातें दिए गए हैं, वैसे ही यूनियन टेरिटरीज को चलाने के लिए इसका ये नियम है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज 1963। तो ये बिल अगर लागू हो जाती है, अगर पास हो जाती है, अगर कानून बन जाती है और अगर इसे लागू करना होगा यूनियन टेरिटरीज में, तो ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज 1963 में सुधार या अमेंडमेंट करके लागू होगा। ठीक इसी तरीके से अगर इसे जम्मू कश्मीर में लागू करना हो तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में अमेंडमेंट करके इसे लागू किया जाएगा, अगर ये बिल पास हो जाता है तो। अब समझिए कि चूंकि हम सभी जानते हैं कि देश के बाकी राज्यों से जम्मू कश्मीर की संवैधानिक पृष्ठभूमि या प्रशासनिक ढांचा
केंद्र शासित प्रदेश का भी थोड़ा अलग रहा है, इसलिए इसको चलाने के लिए अलग अलग नियमों की ज़रूरत पड़ती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यूनियन टेरिटरीज और जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून क्यों है? तो समझिए, संविधान सबका पेरेंट लॉ है, मतलब संविधान ने ही इस बात की छूट दी है कुछ इलाकों को चलाने के लिए विशेष नियम की जरूरत है। तो संविधान ये बात खुद कहता है कि यूनियन टेरिटरीज और जम्मू एंड कश्मीर को चलाने के लिए अलग अलग नियम होता है, और ये अंतर्गत किसके आते हैं? संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे ऐसे समझिए, जैसे आप अपने पापा के बेटे हैं और आपके पापा आपके दादाजी के बेटे हैं, तो आप अपने दादाजी के भी अंश हैं, लेकिन बेटे किसके हैं? अपने पिताजी के। ठीक इसी तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि जो देश का संविधान है वो पेरेंट लॉ है इन सब का। पूरे देश में जो लॉ चल रहे हैं, जिसके हिसाब से देश चलता है, वो सबसे पेरेंट लॉ कौन है? संविधान है। इसका भी पेरेंट लॉ, इसका भी पेरेंट लॉ कौन है? संविधान है। इस बात को तय किया है कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी 1963 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 मेरे हिसाब से चलेगा, मतलब मेरे नेतृत्व में चलेगा। ठीक है, अब आगे समझिए कि यूनियन टेरिटरीज और जम्मू कश्मीर का क्या मामला है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश, मतलब वैसे स्टेट्स, वैसे राज्य जो पूरे तरह से राज्य नहीं होता है, मतलब जिन पर शासन केंद्र सरकार का होता है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सरकार, सही है, दिल्ली की सरकार चलाती है अपने दिल्ली को, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली की जो ज़मीन है और जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? तो एक ऐसे राज्य होते हैं जिनके सरकार का कमान सीधे तौर पे राज्य सरकार के हाथ में ना होकर के केंद्र सरकार के हाथ में होता है। और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जिनमें विधानसभा नहीं होती है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होते हैं जैसे कि दिल्ली, इसके साथ साथ पुडुचेरी, इसमें विधानसभा होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की क्या विशेषता है? इसको केंद्र सरकार चलाएगी। ठीक है, अब आइए जम्मू एंड कश्मीर का क्या मामला है ये समझ लीजिए। तो 2019 से पहले संविधान के तरफ से जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब जिसके तहत इसका अलग संविधान था। 2019 से पहले भारत में आईपीसी लागू था, इंडियन पीनल कोड, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जब ये स्टेट हुआ करता था एक, तो उस वक्त इसमें आरपीसी, रणबीर पीनल कोड लागू हुआ करता था। 2019 के पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो अलग संविधान था। ठीक है, अब समझिए अलग झंडा भी था। बिल्कुल अलग झंडा कहने का मतलब क्या? यहाँ का अलग झंडा हमारे तिरंगा के साथ ही चलता था, लेकिन एक अलग झंडा अलग रूप में था। ठीक है, उसके बाद संसद की सीमित शक्ति थी यहाँ, मतलब जो संसद थी ना वो सिर्फ कुछ विभागों में, जैसे कि डिफेंस पॉलिसी में या फॉरेन पॉलिसी में, मतलब विदेश नीति में, रक्षा नीति में, संचार या कम्युनिकेशन नीति में सिर्फ कानून बना सकते थे। इनको इतना ही अधिकार था, लेकिन बाकी मामलों में इन्हें कानून बनाने के लिए, पारित करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की मौजूदा सरकार की अनुमति या सहमति लेना जरूरी हो जाता था। तो ये था स्पेशल स्टेटस। ठीक है, अभी आगे समझिए। इतना ही नहीं, नागरिकता और संपत्ति का अधिकार। स्पेशल स्टेटस के दर्जे के अधिकार के अनुसार उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर से बाहर का कोई भी व्यक्ति हो जो जम्मू एंड कश्मीर का ना हो, वो जम्मू एंड कश्मीर में ना तो ज़मीन खरीद सकता था और ना ही नौकरी कर सकता था। ठीक है, और इसके साथ साथ और तो और आपातकाल जैसी स्थितियों में जब अगर पूरे देश में कभी आपातकाल लग जाए तो भी जम्मू एंड कश्मीर में आपातकाल लगाने के लिए वहाँ के राज्य सरकार से परमिशन लेना आवश्यक थी। लेकिन 2019 में, मतलब 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त था, अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रूप में कैटेगराइज कर दिया गया। एक नई पहचान दी गई केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ठीक है, और उसके बाद देखिए नतीजा क्या निकला। ज़मीन खरीद कोई भी सकता था, मतलब देश के भीतर का जो भी इंसान था, अगर वो चाहे कि जम्मू एंड कश्मीर में जाकर के मैं ज़मीन जायदाद खरीद सकूँ तो वो खरीद सकता है। इसके साथ साथ अगर वो चाहे कि वहाँ जाकर के मैं नौकरी भी करूँ तो भी वो कर सकता है। इसके साथ साथ संसद का अधिकार सीमित से हटा करके इसके अधिकार को बढ़ा दिया गया, जैसा कि देश में है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अब संसद हर एक मामले में अगर चाहे तो यहाँ के लोगों के हित में हो, अगर उन मामलों से संबंधित कानून बनाना हो तो उसके लिए संसद
पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये कानून बना सकती है। ठीक है, विपक्ष का इस पर क्यों विरोध है? तो मतलब विपक्ष का कहना साफ तौर पर यह है कि जो गैर भाजपा राज्यों वाले नेताएं हैं उनको फंसाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ केजरीवाल का नाम कैसे आ रहा है? अरविंद केजरीवाल ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए जेल गए। अरविंद केजरीवाल कुल 6 माह रहे जेल के अंदर, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। अब समझते हैं कि यह बिल क्या कहता है। तो इस बिल के अनुसार यदि कोई भी मंत्री, चाहे वो स्टेट का मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हो और तो और प्रधानमंत्री हो, अगर कोई भी ऐसा मंत्री हो जिसके ऊपर कोई गंभीर आरोप लगे हों और अगर उस गंभीर आरोप के चलते उसे 30 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है और 30 दिन तक अगर वो जेल में रहता है, तो इसके तहत 31वें दिन उसे अपने पद से स्वयं ही इस्तीफा देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके पद को अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। तो इसको लेकर के विपक्ष के लोग अलग अलग मायने में विरोध कर रहे हैं। तो विपक्ष का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं समझिए। विपक्ष का कहना साफ तौर पर है कि जो गैर भाजपा राज्यों हैं उन राज्यों के नेताओं को फंसाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसके साथ साथ विपक्ष के जो भी नेता हैं, प्रियंका वाड्रा, उन्होंने भी इस बिल को गलत बताया है, गैर लोकतांत्रिक बताया है। IMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने इस बिल को असंवैधानिक तक बता दिया है। अब समझिए, जब देश की संसद में इस बिल के लिए बहस हो रहा था तो एक वक्त ऐसा भी आया जब कांग्रेस के सांसद KC वेणुगोपाल जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ से आमने सामने ही हो गए। मतलब KC वेणुगोपाल जी ने यह कहा अमित शाह को कि जब आप गृह मंत्री थे तो आपको गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त आपने नैतिकता दिखाया, नैतिकता का पालन किया। तब गृह मंत्री ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि मैं जब गृह मंत्री था तो मुझे फंसाया गया था, बाद में मुझे कोर्ट ने बरी किया, लेकिन मैं गिरफ्तार होने से पहले अपने नैतिकता का पालन करते हुए ही इस्तीफा दे दिया था। तो मैंने नैतिकता का पालन करते हुए ही इस्तीफा दिया, तो मुझे मेरी नैतिकता कृपा करके मत समझाइए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने देखा संविधान संशोधन का 130वां बिल क्या कहता है। इसके साथ साथ 3 अलग अलग इलाकों में, पूरे भारत में, यूनियन टेरिटरीज में और जम्मू कश्मीर में लागू होगा। इसके तहत अलग अलग जगह पर अमेंडमेंट करने होंगे। मतलब तीनों के जो अलग अलग किताब हैं, जैसे पूरे भारत को चलाने के लिए संविधान है तो संविधान संशोधन का 130वां करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज को जो चलाने वाली किताब है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज 1963, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा वापस लेती है। 2019 में केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाती है, तो वही एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019। तो इसके तहत सुधार करना होगा और तब इसे लागू करना होगा अगर ये बिल कानून में बदल गया या कानून बन गया तो। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस बिल के बारे में जाना और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि क्या ये बिल भारतीय राजनीति को एकदम से बदल देगा या विपक्ष का विरोध इस पर जायज है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।